फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जो भी इंसान बहुत ज्यादा ग्रेट हो जाता है तो उसके दिमाग का ना विश्लेषणीकरण जिसे बोलते हैं, डाइसेक्शन करने में लोग लग जाते हैं कि भाई ये आदमी सोचता कैसे होगा, कैसे ये इतना ग्रेट बन गया। और इसके ऊपर बहुत पहले एक वीआईपी जो लगेज बनाते हैं उसके ऊपर एक ऐड भी आई थी, यूं ही नहीं बनता कोई वीआईपी। तो वो बात मेरे को काफी ज्यादा रजिस्टर कर गई। हालांकि वो मेरे बचपन में आती थी तो आप लोगों ने तो शायद देखी भी नहीं होगी। मैंने गूगल करके थोड़ा ढूंढने की भी कोशिश करी, मुझे मिली नहीं। बट अगर मिली तो कभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो राजा मौली साहब जो हैं वो ग्रेट कैसे बने, कैसे वो ईगा जैसी मूवी को कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाए, कैसे बाहुबली कर पाए। मगध हीरा हालांकि मैंने देखी नहीं है, मैं देख के उसका एक बार रिव्यू जरूर करना चाहूंगा, उसकी काफी तारीफ होती है। फिर जो आरआरआर मूवी थी, वो कैसे वर्ल्ड वाइड एक्लेम्ड हुआ और बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं, जेम्स कैमरन टाइप भी हैं, वो भी मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए इनके नरेटिव स्टाइल से। ये सारी चीजें जो हैं इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, मॉडर्न मास्टर्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। और पहला चैप्टर जो है राजा मौली की खुद की पर्सनल जिंदगी के अंदर भी डेल्व करता है। और कैसे उनकी जो जर्नी रही है, पहले असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके फर्स्ट मूवी डायरेक्ट करने से, फिर ईगा, फिर उसके बाद किस तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ नॉट सो बिग बाहुबली से, फिर एक ग्रैंडर बाहुबली से। और कहीं ना कहीं शोले वाला रिफ्लेक्शन की पहले दिन ज़्यादा अच्छे कमेंट्स नहीं आए बाहुबली को, और उसके बाद तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। जो चीज़ मुझे यहाँ अच्छी लगी, जो डॉक्यूमेंट्री इसको बड़ा सिंपल तरीके से रखा गया है। एक सिंपल इंसान की कहानी है जो कि बॉडी लैंग्वेज वाइज हमेशा स्माइलिंग है। उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट क्योंकि वो अब रिलैक्स्ड है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने स्माइल से, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी जानता है ये क्या कर रहा है। तो जो सेल्फ एश्योरेंस होती है फॉर एक्टर्स, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि अभी भी मेरा जो कंटेंशन है आरआरआर को लेके वो ये है कि आई थिंक दैट इज हिज पूरेस्ट वर्क। नहीं जमी मेरे को बिल्कुल भी। मेरे को लगा कि उसके अंदर गिमिक ज़्यादा हो गया रादर देन स्टोरी टेलिंग। जो डेप्थ थी उसके अंदर, इंडिया वर्सेस लेट्स से अंग्रेज, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। बट कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा गिमिक के अंदर, वीएफएक्स के अंदर ज़्यादा घुस गई बात। और मेरे ख्याल से भगवान का इस्तेमाल कर देना इजीली बड़ा बड़ा ईजी हो जाता है लोगों को अट्रैक्ट करना, राम बना देना, ये सब बना देना, मेरे से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करा। लेकिन उस मूवी को छोड़ के बाकी जितनी भी मूवीज हैं, आई थिंक जो थॉट प्रोसेस था उसके बीच में, या फिर एक जूनियर एनटीआर की मूवी थी जिसके अंदर मास मैसेकर दिखाते हैं जब हीरो मार रहा है, और पीछे उसके किस थॉट प्रोसेस से एक फोकलोर का कोई एक गाना चल रहा है बहुत ही हाई इंटेंस, और वो एक नॉर्म बन गया है ऑलमोस्ट। अब हर एक मूवी मेकर वैसा कुछ करना चाहता है कि एक साइड मैसेकर है तो आप उसको विलन भी नहीं दिखा सकते, तो यू हैव टू शो वो लार्जर पर्पस। फिर वो गॉडली चीज में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। और वो आपने कंतारा जैसी मूवी आज के टाइम के हिसाब से भी देखी है। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअलाइज हुई हैं राजा मौली के दिमाग से, और जो आज वो पॉपुलराइज होती चली जा रही है। और जैसा वो सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 70s का जो जमाना था, 60s का जो जमाना था, अर्ली 80s का जो जमाना था, हिंदी सिनेमा भी वैसे ही सोचता था। लार्जर देन लाइफ, हाई ऑन इमोशन, बाप बेटे का प्यार, माँ बेटे का प्यार, एक फैमिली का प्यार, वो सारी चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं अब आज के दौर के अंदर थोड़ा सा सबड्यू हो गई हैं। तो वो मेरे ख्याल से पब्लिक जो है वो अभी भी अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर स्टिल इन विलेजेस एक्सेट्रा। तो वो इस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये नजर आया कि राजा मौली ने वो जो पल्स है वो छोड़ी नहीं है। हालांकि एक सेगमेंट बहुत बड़ा ये भी है जो मॉडर्न है, वेल ट्रैवल्ड है, बट वो सेगमेंट छोटा है इंडिया के अंदर अभी। तभी जो प्यार है, मास प्यार है, वो राजा मौली की पिक्चर को वहां पर ज्यादा मिलता है। अभी भी मैं सबसे ज्यादा जो फैसिनेट हुआ हूँ राजा मौली की मूवी से वो ईगा है। वैसा कॉन्सेप्ट आई थिंक माइंड ब्लोइंग है, जिस तरीके से वो कॉन्सेप्चुअलाइज भी हुआ है। इतने हाई ऑन इमोशंस थे उसके अंदर। और सेकंड जिससे मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ था वो था बाहुबली। उसका प्रोसेस भी यहाँ पर दिखाया गया, और उस प्रोसेस के अंदर जो 5-6 साल का काम था उसके अंदर, जो हर एक इंसान जो भी राजा मौली के घर पे है, लार्जली उनका बेटा, उनके फादर, ठीक है, उनकी वाइफ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल प्ले उन्होंने किया है। तो चाहे वो लाइन, प्रोडक्शन लाइन संभाल रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तो कहीं ना कहीं घर को भी साथ में लेके चलना, प्रोफेशन में मिक्स करके, कोई ऐसा नहीं कि आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। आई थिंक ही हैज शोन सम ग्रेट लीडरशिप। और कुछ एक एलिमेंट बॉलीवुड का भी आया, बिकॉज दे एक्सेप्टेड कि हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हमें अपनी मूवीज़ को पहले तेलुगु से बाहर लाके हिंदी ऑडियंस तक पहुंचाना था, ताकि यानी कि पैन इंडिया बनाना था। पैन इंडिया से फिर आरआरआर में जो विजन था वो पैन वर्ल्ड हो गया। तो उस तरीके से हमें किस किस तरीके के संगठन करने थे, राइट फ्रॉम लेट्स से करण जौहर प्रेजेंटिंग बाहुबली 1, बाहुबली 2, फिर उसके बाद तो आरआरआर ने नेक्स्ट लेवल ले ही लिया। और अब जो भी मूवी आएगी उनकी महेश बाबू के साथ जो जंगल एडवेंचर के ऊपर है, वो वेल रिसीव्ड ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी बन गई है। आई जस्ट होप कि ये जो RRR वाला हल्का सा जो गिमिक वाला जोन चला गया था और जो स्टोरी टेलिंग कम हो गई थी वो थोड़ा सा संभालें, क्योंकि अगर आप बाहुबली के अगर एक एक सीन देखें, एक एक हर 15-15 मिनट में देखो तो एक स्टोरी टेलिंग थी, ना कि भाई जबरदस्ती दो जने लटक के आ रहे हैं, आधा घंटा उसी में टाइम पास कर लिया। तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक डायरेक्टर का एक फेज होता है, और ये आपने संजय लीला भंसाली के अंदर भी देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसी मूवीज थी जो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, वहां पर वो एक्स्ट्रा ही कुछ क्रिएटिविटी के अंदर घूम गए, फिर ही बाउंस्ड बैक एंड गिव लॉट ऑफ गुड सक्सेसफुल मूवीज। और मेरे ख्याल से राजा मौली भी उसी जोन में है कि ही इज गॉट द इमोशंस राइट। RRR के अंदर भी जब कभी भी इमोशन पीक करें तो काफी ज्यादा करें, तो ही इज नॉट लॉस्ट हिज वो स्पार्क, जस्ट दैट वो भी फुल सर्कल जैसे होता है ना, थोड़ा बहुत कई बार होता है कि नीचे हुआ ऊपर हुआ के बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ मेरा मानना है कि भाई ऐसा कुछ हुआ, और किसी का मानना नहीं है। तो जो सक्सेस है, जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार है। कमिंग बैक टू द शो, जो डॉक्यूमेंट्री जिस तरीके से शूट भी की गई है वो काफ़ी सादगी वाली है। तो मेरे को लगता है कि जो भी फैंसी डायरेक्टर्स हैं या फिर कोई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो मतलब तुरंत खा बनने लग जाते हैं अचानक से कुछ भी अचीव करने के बाद, ये सिंप्लिसिटी से मेरे ख्याल से प्रभावित होने चाहिए। उनको लगेगा कि भाई फोकस्ड रहो, यू फाइंड योर ओन स्वीट वे ऑफ फाइंडिंग द क्रिएटिव आउटपुट। तो जैसे वो कहते हैं कि मैं गाड़ी चल रही है तभी मेरे को थॉट आते हैं, रुक जाती तो मेरा थॉट प्रोसेस भी रुक जाता है। मैं जब चलता हूँ, वॉक करता हूँ या फिर मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता हूँ तो बैक ऑफ द माइंड मेरे कुछ क्रिएटिविटी चल रही होती है, और जैसे ही कुछ भी थम जाता है तो मेरी क्रिएटिविटी भी रुक जाती है। तो पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ काइंड ऑफ गेटिंग न्यू आइडियाज, एंड हिज वे ऑफ दिस इज विच इज इन मोशन एंड विच गिव्स हिम एनर्जी। तो हर एक का कुछ ना कुछ होता है। लोग भी अपने अगर इस अंदाज से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो अलग अलग चीजें निकाल के आएंगे। आई एम जस्ट होपिंग कि हिंदी सिनेमा के अंदर भी अच्छे कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, ये कॉर्पोरेटाइजेशन थोड़ा सा कम हो जाए और वो फोकस करें क्रिएटिविटी में, एंड दीज आर इंस्पायरिंग स्टोरीज, दे शुड लर्न फ्रॉम इट। अब मेरा जो नेटफ्लिक्स में दो बहुत इंटरेस्टिंग से शो फेवरेट हो गए, एक तो ये राजा मौली वाला, ये काफी अच्छा था, सिंपलिस्टिक तरीके से अपनी बात को कह पाना, नॉट लाइक लार्जर देन लाइफ जैसे उनकी मूवीज होती हैं, यहाँ पर बहुत इफेक्टिव तरीके से समझाया। और दूसरा रोमांटिक से एक आया था जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेड तरीके से आदित्य चोपड़ा की कहानी भी सामने आई थी। तो वो जो इंसान कभी किसी से बात नहीं करता है, उसने ये जो बेटन चोपड़ा इसकी आगे ली और किस तरीके से यशा स्टूडियो बनाया, वो भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग था। एक जिसे कहते हैं ना, वेल थॉट थ्रू प्रोसेस था उसके अंदर। ऐसा नहीं था कि अचानक से दिलवाले दुल्हनिया ले गए बन गई, अचानक से ही कोई स्पाई यूनिवर्स की उत्पन्न हो गई। इसके पीछे थॉट प्रोसेस भी था, फेलियर्स भी थे, वो सारी चीजें इसके पीछे थी। तो वो भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। दोनों ही ये जो सीरीज हैं, डॉक्यूमेंट्री हैं, कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करते हैं, और ऐसी और भी मैंने सुना है बनने वाली हैं जो नेटफ्लिक्स पे होंगी। तो जितने भी यंग मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे, जो मूवी एज बिजनेस देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे, क्योंकि राजा मौली के भी कुछ कुछ सेक्शन हैं जहाँ पर वो बिजनेस और मूवीज की बात करते हैं, किस तरीके से इसको ग्लोबल स्केल में लेके जाया जा सकता है। सो नॉट टू से एक्सप्लिसिटली ही इज टॉकिंग अबाउट मनी, बट ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स दैट ही कैन गेट फॉर द पीपल हु आर फाइनेंस द फिल्म। तो वही अच्छी बात है कि प्रोड्यूसर के बारे में सोचना, अपने स्टेक होल्डर के बारे में सोचना, फिल्म को बड़ा बनाना, और एक जो विजन है जिससे मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट करा कि यार इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पे स्टेज पे ले जाने की जद्दोजहद अब शुरू हो जानी चाहिए। बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हम एक इज्जत ले चुके हैं कि अगर हिंदुस्तानी कोई काम कर रहा है वर्सेस कोई फिरंगी काम कर रहा है तो हिंदुस्तानी वाला ज़्यादा मेहनत भी करेगा और उसके बाद ज़्यादा दिमाग भी होगा। दैट इज़ द रेपुटेशन वी हैव स्टार्टेड अर्निंग, राइट। बाकी लोग थोड़े से आलसी खिलाने लग गए, बट हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा होता नहीं है। दे कंसिडर्ड नाउ स्मार्ट वर्कर, मोर इंटेलिजेंट वर्कर, मोर हार्ड वर्कर्स। तो ऐसी सिनेमा भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आगे जा सकती हैं, और लोग उसको ज़रूर पसंद करेंगे। हमारी कल की जो है मुझे बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगी, मुझे ब्रह्मास्त्र में यही पोटेंशियल नज़र आता है ये दो मूवीज़ के अंदर के। कल की 2 मेरे ख्याल से 2000 करोड़ क्रॉस करनी चाहिए, ब्रह्मास्त्र 2 जो है वो 1000-1500 करोड़ करनी चाहिए, बिकॉज these आर रियल स्टोरीज कमिंग फ्रॉम आर हिस्ट्री, माइथोलॉजी, वट एवर, एंड दे आर स्टिल वेरी वेरी मॉडर्न इन देयर आउटलुक। तो इन दो पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं बेट लगा के चलूंगा जो वर्ल्ड स्टेज पे लेके जाएंगे। बाकी राजा मौली तो ग्रेट मार्केटर हैं ही, तो अपनी वो मूवी जो नेक्स्ट लेके आएंगे महेश बाबू, 29 आई थिंक उसकी मूवी, तो 29 वाली जो मूवी है जो भी उसका नामकरण होगा वो भी वर्ल्ड स्टेज के अंदर रिकॉग्नाइज होगी। हिज अटेम्प्ट वुड बी टू काइंड ऑफ सी द वर्ल्ड एज अ पेरिफरी फॉर हिज रिलीज, नॉट जस्ट लाइक पैन इंडिया हिंदी रिलीज और तेलुगु रिलीज, ऐसा नहीं देखेंगे, पूरा ही देखेंगे। वो उनका विजन थोड़ा और बड़ा हो गया, अच्छी बात है। बाहर पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जंगल सफारी एक ऐसा मेरे ख्याल से टॉपिक है जो आपको रिकॉग्नाइज करा सकता है। एक नॉर्मल टॉपिक है जो किसी से भी कनेक्ट कर जाएगा वर्ल्ड वाइड। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।